बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पंजाब में गेम बड़ी दिलचस्प हो गई है और एक तरफ चौधरी निसार पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों से राब्ते कर रहे हैं शमूलियत के लिए, और एक इत्तला ये भी है कि पीपल्स पार्टी ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया है और कहा है कि जो मैसेंजर उनके आते जाते रहते हैं दोनों पार्टी के पास, उनको पीपल्स पार्टी वालों ने बता दिया है कि ये चौधरी निसार हमारे हलकों में, हमारे वोटर्स में नहायत नापसंदीदा शख्सियत है। और दूसरी वजह यह है कि चौधरी निसार का कोई अपना वोट बैंक नहीं है, तो हम इस बोझ को लाद कर क्या करेंगे। तो हो सकता है वो फिर पीटीआई, पीपल्स पार्टी में जगह नहीं मिल रही तो पीटीआई में शामिल हो जाएं, और ये चौधरी निसार की ज़िंदगी की शायद आखिरी हमाकत होगी, क्योंकि पीटीआई इस वक्त ऐसी जमात नहीं है जिसके टिकट पर इलेक्शन जीतने की उम्मीद की जा सके। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में जलसे कर रही है, बिलावल के जलसे हो रहे हैं, और इतलात ये भी हैं कि जनूबी पंजाब के बाज़ लोगों को जो नुमायाँ गिने जाते हैं, जिनका असर है, जो इलेक्शन जीत सकते हैं, जिनके या जो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, उनको कहीं से ये मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं, आपके लिए फ़ायदा होगा। तो मतलब ये है कि वो जो गेम चल रही है पीपल्स पार्टी को आगे लाने के लिए, अब वो उसने अमली शक्ल इख्तियार कर ली है। और तीसरी तरफ बिलावल ने जो बयानात दिए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। एक तो खैर उन्होंने नवाज़ शरीफ पर और उनकी पार्टी पर तनकीद की है, वो तो वो करते ही रहते हैं, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी मज़े की कही है, और वो बात जो है वो दरअसल मैसेज है ऊपर वाले मुक़्तदर हलकों को, आवाम को वो मैसेज नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ जियाला वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं चाहते, हमें पंजाब में भी जियाला वज़ीर-ए-आला चाहिए। इसका क्या मतलब है? ये वोटर्स को खिताब है या किसी और को खिताब है? और मेरा ख़्याल है, बल्कि मेरा वाज़ेह ख़्याल है कि इस पैगाम का मुख़ातब वो हलके हैं जिनके साथ पीपल्स पार्टी की डील हुई है, और डील में ये बात शामिल है कि सिंध तो उनके पास रहेगा, मरकज़ भी उन्हें मिल सकता है, लेकिन पंजाब में तरीन और परवेज़ इलाही ग्रुप जो है, पीटीआई का जो धड़े तोड़े जाएंगे, जो लोग तोड़े जाएंगे या जो टूट जाएंगे, जो टूटने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको शामिल करके जो नई पार्टी बनेगी, पंजाब की हुकूमत उसे मिलेगी, पीपल्स पार्टी को नहीं मिलेगी। ये अब तक की जो डील है वो ये है। तो बिलावल जो है उससे आगे बढ़कर मुतालबा कर रहे हैं कि अगर हमसे डील करनी है तो पूरी करो, यानी मरकज़ में भी हमें हुकूमत दो और पंजाब में भी हमें हुकूमत दो। और ये बिलावल साहब वही हैं जो कौमी असम्बली में इमरान खान का ये कहकर मजाक उड़ाते रहे कि ये सिलेक्टेड है और कठपुतला है। तो अब सिलेक्टेड और कठपुतला के जाने का वक्त आ गया है, तो बिलावल साहब ने खुद को अगले सिलेक्टेड और कठपुतले के तौर पर खुद को पेश कर दिया है, और उनसे कह दिया है कि हमें अगर डील करनी है तो पंजाब की पूरी हुकूमत हमें दो। और अभी तक तो नहीं लगता कि उनका ये मुतालबा माना जाएगा, क्योंकि उनके मफाद में ये नहीं है कि कोई सियासी पार्टी पंजाब में भी हुकूमत करे और मरकज़ में भी हुकूमत करे जिसको आवाम का एतमाद भी हासिल ना हो। तो इस तरह की गेम तो वो नहीं खेलेंगे, लिहाजा बिलावल को शायद मायूस होना पड़े। और चौधरी निसार वो खैर पीटीआई में अगर शामिल होते हैं तो ये मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि बड़ा घाटे का सौदा होगा। पंजाब में जो गेम बन रही है वो, उसमें भी चौधरी निसार की जगह निकलनी मुश्किल है, क्योंकि चौधरी निसार के बगैर ही पंजाब में उन्हें तवक्को है कि मतलूबा सेटअप बन जाएगा। मतलूबा सेटअप से मुराद ये है कि वही तरीन ग्रुप और पीपल्स पार्टी और काफ लीग सबको मिलाकर एक इत्तेहाद या अलायंस या इंतखाबी इत्तेहाद, यानी जिसमें हर पार्टी अलग अलग सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन उनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी कि आपने फ़लाँ जगह पर उम्मीदवार खड़ा करना है, हमने फ़लाँ जगह पर। तो ये जो अलायंस होगा ये जीत जाएगा, और इसमें मेजॉरिटी ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी को नहीं दिलवाई जाएगी। मेजॉरिटी दूसरे ग्रुपों को दिलवाई जाएगी, जिसमें काफ लीग भी शामिल है और जिसमें जहांगीर तरीन ग्रुप भी शामिल है। और काफ लीग इस वक्त इशारे दे रही है कि वो इमरान खान की वफादार है, और ये उनकी गेम है, सबको नज़र आ रहा है, इमरान खान को भी पता है कि उनकी गेम है। और वो जो गेम वो यही है कि अगली हुकूमत में ये लोग सामने आएंगे, और ये जो दाल बटेगी उस वक्त जूतियों में, उसमें ये भी शामिल है कि वज़ीर आला तरीन ग्रुप का होगा कि परवेज़ इलाही साहब हो गए। इन दोनों में से एक यानी झगड़ा चलेगा, और मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही से बहरहाल
जहांगीर तरीन ग्रुप की सीटें ज़्यादा होंगी तो फिर वो परवेज़ लाई को वज़ीर आला नहीं बनाएंगे। वज़ीर आला उसी ग्रुप वही होगा जिसको जहांगीर तरीन साहब चाहेंगे। तो ये पंजाब की गेम है और पीपल्स पार्टी ने जलसे भी शुरू कर दिए हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी जो दूरी है वो कुछ और बढ़ गई है हालिया दौरे पंजाब के बाद और डील की पेशकश के बाद। हाँ, अगर बिलावल को ये अंदाज़ा हुआ कि गेम में जो हिस्सा हमें मिलना चाहिए था वो उसमें ज़्यादती हो रही है, उसमें हिस्सा पूरा नहीं दिया जा रहा या हमारी शर्तों से कम है, तो शायद वो फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। लेकिन ये हाथ बढ़ाना भी इखलास पर खलूस पर मबनी नहीं होगा बल्कि एक चाल के तौर पर होगा कि अगर आप हमारा मुतालबा नहीं मानते तो हम फिर चले पीडीएम में। आज जबकि वो जाएंगी नहीं और इस बात का पता मुख्तदर हलकों को भी है, लिहाजा वो इस ब्लैक मेलिंग में भी नहीं आएंगे। बिलावल साहब को जितना हिस्सा मुख्तलिफ इदारों ने तय किया है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। और ये बात आज के तनाज़र में कर रहा हूँ, जब इलेक्शन होंगे तो उस वक्त सूरत हाल क्या होगी, कितने धमाका खेज़ वाक़यात हो चुके होंगे, क्या कुछ तब्दीलियाँ आ चुकी होंगी। इस वक्त जो मुस्लिम लीग दबी हुई नज़र आ रही है और वो उसको क्योंकि अंदाज़ा है कि हमें तो ये फ़ैसला कर लिया गया कि हमें तो आगे नहीं आने देना, लेकिन जब इलेक्शन की फ़ज़ा बनेगी तो मामला चेंज भी हो सकते हैं। जिस तरह मुशर्रफ के दौर में यही अंदाज़ा था कि पीपल्स पार्टी को इलेक्शन जितवाया जाएगा लेकिन मुस्लिम लीग नून को नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर नवाज़ शरीफ भी वापस आ गए और वो एक बड़ी अपोजिशन पार्टी के तौर पर सामने आया और पंजाब की हुकूमत भी उनको मिल गई। मुशर्रफ की सारी प्लानिंग जो थी वो धरी की धरी रह गई। वैसे भी आखिरी बरस में जो प्लानिंग होती है वो इतनी ज़्यादा मौसर नहीं हुआ करती। नाज़रीन, ये पंजाब का नक्शा था। दूसरा, इसमें मैं मुख्तसर तौर पर ये अफ़गानिस्तान का एक फ़िक्र मैं बताना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले मैंने व्लॉग में कहा था कि तालिबान ने अमेरिका का ये मुतालबा जो पाकिस्तान के ज़रिए उन तक पहुँचाया गया कि वसीउल बुनियाद हुकूमत कायम की जाए, सब लोगों को शामिल किया जाए, वो मुस्तरद कर दिया है। और कल आपने देख लिया कि वो ख़बर सही निकली और तालिबान ने जो हुकूमत बनाई है उसमें शमाली इत्तेहाद का या करज़ई या अशरफ गनी या किसी और ग्रुप का कोई नुमाइंदा भी शामिल नहीं किया गया। यहाँ तक कि हिकमत जार को भी शामिल नहीं किया गया, जिनके बारे में पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी। हिकमत जार के बारे में तालिबान हमेशा मशकूक रहे हैं क्योंकि ये CIA का पुराना करंदा है और इसकी जो चालें हैं वो हमेशा तालिबान के ख़िलाफ़ रही हैं। और हालिया दिनों में जब उसने देखा हिकमत जार ने कि तालिबान आगे बढ़ रहे हैं तो उसने तालिबान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। तालिबान खैर उसके इतने भी दुश्मन तो नहीं है, लेकिन ये है कि उसे किसी अहम वजारत में हिस्सा देना उन्हें पसंद नहीं है। फ़िलहाल तो वो हिकमत जार को नज़दीक नहीं आने देंगे क्योंकि उसके बारे में उनकी यही रिपोर्ट है कि ये मुखबिर का किरदार अदा करता है। तो फ़िलहाल तो हिकमत जार को भी शामिल करने का कोई इम्कान ज़्यादा नहीं है। हो सकता है कि अगले 1-2 महीनों में जब तालिबान अपना वो वादा पूरा करें, क्योंकि उन्होंने वादा कर रखा है कि हम हुकूमत में हर तबके के लोगों को शामिल करना चाहते हैं, जो बुरी हुकूमत हो और वो इलेक्शन कराएगी। लेकिन इसमें एक तज़ाद भी है, वो तज़ाद ये है कि ये इन्होंने जो निज़ाम कायम करने का फ़ैसला किया है उसमें इक़्तिदार आला तो बहरहाल तालिबान के पास ही रहेगा, फिर नीचे पार्लियामेंट में जो भी आ जाए ईरान की तरफ का निज़ाम होगा। नाज़रीन, तीसरी तरफ ख़त्म नबूवत का जलसा हो गया। हुकूमत की कोशिशें नाकाम रही। एक किस्म का सड़कों पर उसने कर्फ्यू लगाया हुआ था, ट्रांसपोर्ट बंद, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद, तालीमी इदारे बंद, सब कुछ करके देख लिया। लेकिन ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई और बड़े हुजूम वाली कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें दिलचस्प बात कराची की है वो बताता हूँ, लेकिन उससे मौलाना फजल रहमान का खिताब जो था वो बड़ा ज़बरदस्त था। उन्होंने कादियानी रेशा दवानियों का जो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और 2-3 साल से तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनका जिक्र करते हुए इमरान खान को मुखातब किया और कहा, इमरान खान को नाम लिए बगैर, कि मैं जानता हूँ कि तुझे कौन बरसर इक़्तिदार लाया और क्या क्यों लाया और क्या एजेंडा है। ये बहरहाल एक जुर्रत की बात है। और कल जमात इस्लामी ने भी ये ऐलान किया है कि वो ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ साजिशों को नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा करेगी। यानी एक जो खामोशी जमात इस्लामी की तरफ से थी वो भी दूर हो गई। कराची का मामला ये है कि कराची के लोगों ने इमरान खान को जो अपना मौक़िफ़ अमली तौर पर दिखा दिया है, उसने इमरान खान की नींद हराम कर दी होगी। ख़त्म नबूवत की करारदाद पास होने के दिन के हवाले से कराची में जगह जगह ताजरों ने खाने बांटे, मिठाइयाँ बांटी हैं और लोगों को मुफ्त खाना खिलाया और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी, इनामात, तबर्रुकात की तकसीम की। यानी एक किस्म का कराची में ये जश्न मनाया गया और बड़े पैमाने पर मनाया गया। ये इमरान खान को और कादियानी लाबी को एक सख्त किस्म का जवाब था जो कराची वालों ने दिया। हो सकता है
لاہور والے بھی اس طرف کوئی قدم اٹھائیں. یہاں لاہور میں بھی ختم نبوت کی جڑیں بہت گہری ہیں، بلکہ ختم نبوت والوں کی جڑیں تو پورے پاکستان میں گہری ہیں. یہ الگ بات ہے کہ دباؤ بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنڈی میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی ختم نبوت کی، لیکن بڑے بڑے اخبارات نے اس کا بائیکاٹ کیا، اس کی خبر نہیں چھاپی. ایک اخبار نے صرف تصویر چھاپی، خبر نہیں چھاپی. لیکن لاہور کے ایکسپریس نے 3 کالم خبر دے دی. متن میں بھی اچھا خاصا مواد تھا، اگرچہ بہت زیادہ نہیں، لیکن اس نے جرت کی کہ فرنٹ پیج پر اس کانفرنس کی خبر 3 کالم لگا دی. باقی اخبارات ڈر گئے، انہوں نے اس خبر کا عملاً بلیک آؤٹ کیا. ناظرین، یہ اب تک کا جو مجھے سمجھ میں آ رہا تھا منظرنامہ پنجاب کا، ختم نبوت کا ایشو، اور یہ سارا یہ میں نے بتا دیا ہے. تو باقی جو احوال ہے وہ یہ ہے کہ فواد چودھری اور پی ٹی آئی کے دوسرے لوگ اور ان کی ویلاگر ایک عجیب و غریب تاثر دے رہے ہیں، جس کا نوٹس فوج نے لیا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن ان کو لینا چاہیے. وہ تاثر یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے جو خطاب کیا 6 ستمبر کو، اس میں انہوں نے اندرونی دشمن کی ریشہ دوانیوں کا اور انتشار پھیلانے کی کوششوں کا نوٹس لیا اور کہا کہ ہم ان کو ناکام بنا دیں گے. تو یہ پی ٹی آئی کی ویلاگر فواد چودھری اور پی ٹی آئی کے دوسرے لیڈر جو ہیں وہ اس بات کو اس کی تشریح یہ کر رہے ہیں کہ یہ دراصل پی ڈی ایم کو انتباہ ہے کہ ہم تمہیں ناکام بنا دیں گے اور ختم کر دیں گے. اور یہ ہے کہ میڈیا اتھارٹی بنانے کا جو آرڈیننس ہے وہ بھی فوج لا رہی ہے. یہ اپوزیشن کے حلقوں کو وہ باقاعدہ بتا رہے ہیں کمپین کے طور پر، جس کا مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن کی اور فوج کے درمیان دوری اور شک و شبہ کی فضا اور زیادہ بڑھ جائے. اور یہ بات یقیناً فوج کے نوٹس میں ہوگی، اس کا نوٹس لینا ان کا کام ہے. اور جہاں تک رہا الیکٹرانک دھاندلی والی مشین کی کا ماجرا، تو ناظرین میں اپنے تجربے کی اور آپ کے تجربے کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہتھیار پہلے ہی متنازع ہو جائے اس کا چلنا بہت مشکل ہے. عمران خان نے بڑی غلطی کر دی کہ 1 سال پہلے اس مشین کا شور مچا دیا. اگر یہ وہ خاموشی سے کام کرتا تو شاید لوگوں کو پتہ نہ چلتا، لیکن اب تو اپوزیشن کو اور پاکستان کے بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ووٹنگ مشین دھاندلی کے لیے لائی جا رہی ہے. تو یہ مشن تو پہلے ہی ناکام ہو گیا ہے. اب عمران خان کیا کریں گے؟ ناظرین، آج کے لیے بس یہی باتیں تھیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.